the अच्छा, तो अब जो बोहर का मॉडल, सॉरी, जो रदरफोर्ड का मॉडल है, ठीक है, वो रदरफोर्ड का मॉडल हो गया फेल। द रदरफोर्ड रदरफोर्ड का जो मॉडल है, रदरफोर्ड ने बोला था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास जब घूमते हैं तो उस प्रोसेस में एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला था कि अगर कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, it will lose energy। मैक्सवेल की एक थ्योरी थी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से वो कहता है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल लाइक अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब भी वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, डू यू नो, जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, डू यू नो, यस और नो? जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यस और नो? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के आसपास क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस प्रोसेस में ही सेड, मैक्सवेल सेड कि इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो इन दिस प्रोसेस it will lose energy and it will lose and lose and lose and it will fall into the nucleus, ठीक है। सो अगर हम मैक्सवेल की थ्योरी माने तो मॉडल विल रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। Okay, Rutherford electron will models electron will fall into the nucleus, ठीक है, और इस वजह से उसका मॉडल फेल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज रदरफोर्ड्स, this is the failure, we can consider failure of Rutherford's model। तो रदरफोर्ड का मॉडल शुड नॉट बी स्टेबल, क्योंकि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर मोशन में घूमता है तो इस प्रोसेस में इट विल लूज एनर्जी। तो तुम मुझे बताओ ये फेलियर क्लियर है, यस और नो? उसका मॉडल स्टेबल नहीं रहा ना, क्योंकि वो कहता है इलेक्ट्रॉन बाहर है, पर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में ही गिर गया मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये क्लियर है क्रिश? क्रिश, किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रहने में एनर्जी लगती है। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर दे, एक चीज तुम ये भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसे न्यूक्लियस से दूर रहने में एनर्जी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है और तुम्हें चॉकलेट की दुकान पे नहीं जाना, तुम्हें अपने आप को रोकना है, तो तुम्हें एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी क्रिश? If you like something,
जैसे एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन पसंद है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रहने के लिए हमेशा एनर्जी लगेगी। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होती है न्यूक्लियस से दूर रहने के लिए। पर मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब वो सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा। अगर वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा तो धीरे धीरे वो न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा, राइट। तो इस वजह से जो रदरफोर्ड का मॉडल है, जो रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन बाहर है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसी वजह से ये मॉडल फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है अब हम पढ़ने वाले हैं कि बोहर मॉडल, जो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद जो है बोहर मॉडल आया। तो जो बोहर मॉडल आया उससे पहले ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से बोहर मॉडल बनाने में हेल्प मिली। तो दिस इज वेयर आवर रियल चैप्टर स्टार्ट्स, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल को बनाने में क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए उससे पहले, बोहर मॉडल बनने से पहले, देने से पहले, जिससे बोहर मॉडल को समझना आसान हो गया। ठीक है, तो तुम्हें क्लियर है हम क्या करने वाले हैं, येस और नो? डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल क्लियर है? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? रदरफोर्ड के बाद और बोहर से पहले साइंस में ऐसा क्या क्या हुआ वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, ये सारी कहानी रदरफोर्ड के बाद और बोहर से पहले की है। Going to study first the developments leading to Bohr model. ठीक है, तो बोर मॉडल बनने से पहले कुछ चीजें जो हमें समझनी है, उनमें से पहली चीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं, ठीक है, ये इट इज लाइक अ वेव होता है दैट शोज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में दो तरह की चीजें हैं, एक है पार्टिकल और दूसरा है वेव्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर a grain of rice as a particle. Grain of rice is a particle. And अगर मैं बोलूं साउंड क्या है, तो तुम बोलोगे साउंड इज नॉट अ पार्टिकल, साउंड इज अ वेव, है ना। ऐसे ही अगर मैं बोलूं एक क्रिकेट बॉल इज अ पार्टिकल, एंड इफ आई से हीट क्या है, तो हीट को तुम बोलोगे हीट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ वेव, बोल सकते हो, राइट। ऐसे अगर मैं बोलूं लाइट क्या है, तो इफ आई से लाइट क्या है, तो व्हाट डू यू थिंक, इट इज अ पार्टिकल और अ वेव? व्हाट डू यू थिंक? राइट ऑन चैट। तो करेक्ट, मोस्टली वी थिंक ऑफ लाइट एज अ वेव, ठीक है। बट नाउ एविडेंस सजेस्ट कि ये दोनों चीजें हैं, ये पार्टिकल और ये वेव भी है। हम इसको समझेंगे कैसे, ठीक है। पहली बात तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसीलिए जब भी हम ये टॉपिक पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो तुम अपने दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह यू कैन पुट लाइट, कि तुम लाइट जैसी चीजों के बारे में पढ़ रहे हो। सो लेट अस कम टू द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic waves are, हम बोल सकते हैं these are the waves which have both the component, which have electrical and magnetic component, electric field and magnetic field, and electrical and magnetic field which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other, ठीक है, and to the direction of propagation. बस इतना भी याद रख सकते हैं, they are perpendicular to each other. So that means
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, देयर इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही होती हैं, तो ऐसी वेव कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका तुम डायग्राम देखो तो तुम्हें यहाँ पे देखने में पता चलेगा कि एक वेव ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर, तो मैग्नेटिक वेव इज इन दिस फील्ड, राइट। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितने का है, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऐसे जा रही है तो वो ऐसे जा रही है, दैट मींस दे बोथ आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। तो ये बात तुम्हें समझ आई है, प्लीज से यस और नो। ये हमने ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वो बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे हम दोबारा रीड कर लेते हैं कि the electromagnetic waves have fields transmitted, electrical and magnetic, alternating electric and magnetic fields which are transmitted. These fields are transmitted in the form of waves or electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation इसे बोलते हैं जिसमें दोनों फील्ड्स होती हैं और दोनों ऑल्टरनेट चल रही होती हैं एक के साथ एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ऑल्दो द वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स, पर कुछ पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं इस मोशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वही एक और रिपीटेड बात वो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। तुम अगर सोचो सन से यहाँ तक लाइट आने में हमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो नो, वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दैट, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अनलाइक साउंड, साउंड को मीडियम चाहिए होता है पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और ये डिफर करते हैं फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? वो कह रहे हैं कि जैसे तुम्हें लाइट के बारे में पता है कि लाइट में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, विबग्योर, राइट। विबग्योर इज अ पैटर्न इन विच, ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं। रेड की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग है, वॉयलेट की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। तो ये सारे के सारे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिफर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये जो पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, दिस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेव्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और क्योंकि हमें दिखाई देता है, ये हमें दिखती है ये वाली लाइट, तो इसे हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सी वेवलेंथ से कौन सी वेवलेंथ तक है, यू कैन रिमेंबर दिस, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ से 750 नैनोमीटर तक हमारा विजिबल रीजन चलता है। तो वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज 400 नैनोमीटर और वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 750 नैनोमीटर। तो विजिबल स्पेक्ट्रम समझ आ गया, यस और नो? So this visible region एक्चुअल में ये बहुत ही छोटा रीजन है जो हमें दिखता है। तो 400 से 750 नैनोमीटर का रीजन बस इतना सा है, इसके बाहर का रीजन हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए इन पे कोई कलर नहीं बना। मतलब और भी वेव्स हैं, ये विबग्योर के अलावा और भी बहुत सारी वेव्स हैं, एंड दीज वेव्स कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, इसमें थोड़ी और वेव्स ऐड हो जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम, एएम एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सारी वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। दैट मींस इनमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं,
ठीक है. अब we need to know the properties of waves. So there are some different properties of waves and let us look at them one by one. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में सबसे पहली प्रॉपर्टी इज वेवलेंथ. ठीक है. वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से. ठीक है. इट इज डिस्टेंस बिटवीन, हम बोल सकते हैं इट इज डिस्टेंस बिटवीन. तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सब वैसे 9th की बातें थी, है ना. तुम्हें बस समझने की बात है. इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स एंड क्रेस्ट या फिर टू सक्सेसिव क्रेस्ट. ठीक है. अच्छा, सो वेवलेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ एक वेव का, सपोज दिस इज अ वेव, तो इस वेव के बीच में जो डिस्टेंस है ये दो पीक्स के बीच या दो वैली के बीच, यानी दो ट्रॉफ या दो क्रेस्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वन वेवलेंथ. ठीक है. तो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ और ट्रू क्रेस्ट, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है और दोनों को वेवलेंथ बोलते हैं. ये बात क्लियर है? सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स, it is the number of waves that passes through a point in 1 second. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सपोज अगर वेव, तुम यहाँ पे खड़े हो या फिर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से वेव निकलती है, तो सपोज 1 सेकंड में एक वेव निकली. ठीक है. दूसरे सेकंड में यहाँ से दूसरी वेव निकली. मतलब इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव निकलती है, 1 सेकंड में यहाँ से कितनी वेव निकलती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव निकलती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है. और ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. यानी अगर टाइम ऑफ टेकिंग एक वेव का टाइम है, एक वेव इतने टाइम में निकलती है, तो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड रहेगा. ठीक है. और इसकी ऐसा यूनिट होती है पर सेकंड और हर्ट्ज. पर सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं. तो फ्रीक्वेंसी क्लियर है? से यस और नो? ठीक है. सो कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज speed of electromagnetic wave. Speed of electromagnetic wave is given by c, small c. ठीक है. इसको डिनोट किया जाता है c, and it is same as the speed of light. तो हमने ऑब्जर्व किया ज्यादातर सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, they approximately have the same speed, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. ठीक है. तो चाहे वो विजिबल लाइट हो, रेड हो, ब्लू हो, या फिर वो कोई और लाइट हो, इंफ्रारेड हो या रेडियो वेव्स हो, सबके अंदर इतनी स्पीड पर काम होता है. ठीक है. तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स आल्सो कि ये कहाँ यूज होते हैं. वी नो माइक्रोवेव इज यूज्ड इन आवर माइक्रोवेव ओवन्स, है ना. एंड अल्ट्रावायलेट जो होता है, जिसको ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है, सन अल्ट्रावायलेट रिलीज भी करता है. विद विजिबल रीजन के साथ साथ वो अल्ट्रावायलेट रेज भी रिलीज करता है. ठीक है. एंड यू नो हमारे जो सेल फोन्स हैं, दीज सेल फोन्स वर्क ऑन माइक्रोवेव ओनली. तो सेल फोन्स अब माइक्रोवेव रिलीज करते हैं, और ये माइक्रोवेव क्योंकि ये बहुत फास्ट चलते हैं, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो दे रीच द सैटेलाइट के पास जाते हैं, और सैटेलाइट फिर सिग्नल वापस भेजता है टू योर डिफरेंट फोन्स. ठीक है. तो सैटेलाइट डायरेक्ट तो नहीं करता, इसके लिए बड़े बड़े टॉवर्स लगे होते हैं, सो दैट सैटेलाइट कैन गिव द सिग्नल टू द करेक्ट फोन. ठीक है. बट द थिंग इज
इट इज वेरी यूजफुल। माइक्रोवेव्स पे दो चीजें हमारे काम करते हैं, आवर ovens, माइक्रोवेव ovens, एंड ऑल्सो आवर सेल फोन वर्क ऑन माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो अब बात ये आती है क्या वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई रिलेशन है? तो लेट अस सी, वेवलेंथ इज इन मीटर and frequency is per second. So if I multiply meter by per second, what will I get? I will get meter per second, right? तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि wavelength is like a distance and t is the time period. So distance by time, lambda by t is equal to speed, और speed of light कितनी है? Speed of electromagnetic waves कितनी है? It is equal to c. ठीक है, तो lambda by t is equal to c. I can say lambda into nu is equal to c. So this is the relation between wavelength and frequency. ये वाला रिलेशन समझ आया है तो प्लीज टाइप यस, अगर डाउट है तो इससे रिपीट और एनी डाउट। ठीक है, सो एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, देन विल लुक। फिर इसमें सी की वैल्यू तो वही रहेगी ना, 3.8 मीटर 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। सी की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, अच्छा मैं एक बार रिपीट ये कर देता हूँ डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट। देखो देखो ये एक बार दोबारा बताऊं तो वेवलेंथ इज लाइक द डिस्टेंस। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस की तरह मीटर में मानना नोट किया जाता है। टाइम इज सेकेंड्स, टाइम को सेकेंड में निकालते हैं। तो अगर मैं वेवलेंथ अपॉन टाइम करूं, वेवलेंथ अपॉन टाइम, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो टेल मी मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड होती है यूनिट ऑफ स्पीड। तो कहना है इसे वेवलेंथ अपॉन टाइम विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बात समझ आई? यस और नो? अगर तुम्हें 2 बार समझना है 2 बार नो बोल दो, 3 बार नो बोल दो, 4 बार नो बोल दो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब तो वेवलेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ये बात हमें समझ आ गई। तो कहना है इससे, अच्छा 1 अपॉन टाइम क्या होता है? 1 अपॉन टाइम होता है फ्रीक्वेंसी। तो कहना है राइट इट एज लैम्डा इनटू 1 बाय टाइम, और 1 बाय टाइम हमने देखा था फ्रीक्वेंसी था। लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी। तो अब क्लियर है ये? यस और नो? ठीक है, लास्ट एक प्रॉपर्टी और रह गई। सो एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, देन विल लुक एट सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। ये जो सिंबल है, जो टेढ़ा वी बना हुआ है, इसको हम न्यू प्रोनाउंस करते हैं, न्यू। ठीक है, तो न्यू प्रोनाउंस करते हैं, और इसके ऊपर अगर एक डैश लगाओ तो न्यू बार बोल दूंगा मैं। तो न्यू बार इज द वेव नंबर, और वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स। इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स in a unit distance। क्या कह रहे हैं कि सपोज 1 मीटर में, सपोज ये तुमने 1 मीटर का डिस्टेंस लिया,
और तुम देखना चाहते हो 1 मीटर में कितनी कंप्लीट वेव्स आई, तो 1 मीटर में कितनी कंप्लीट वेव्स आई, तो यू विल फाइंड, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो वेव नंबर फॉर दिस इज 6, ठीक है, पर मीटर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर इज 1 बाय वेवलेंथ, ठीक है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय वेवलेंथ, और ये हमें याद रखना है। तो वेव नंबर समझ आया है, यस और नो? हम देख रहे हैं सपोज 1 मीटर में कितनी वेव्स है, से यस और नो, डाउट है तो यू कैन से, नहीं आया। हाँ हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो सपोज तुमने 1 मीटर का डिस्टेंस ले लिया स्केल से, तो 1 मीटर का डिस्टेंस है ये, 1 मीटर में कितनी वेव्स आ सकती हैं, 1 मीटर में कितनी कंप्लीट वेव्स आ सकती हैं, वो हमारा वेव नंबर होता है। तो जितनी वेव्स, कितनी कंप्लीट वेव्स 1 मीटर में आ गई, दैट इज वेव नंबर। अब जरूरी नहीं है वो 1 मीटर में हो, इट कैन ऑल्सो बी इन मिलीमीटर, पिकोमीटर, जो भी तुम यूनिट लो, इन 1 यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस मतलब इन 1 डिस्टेंस, 1 मीटर हो, 1 नैनोमीटर हो, जितनी वेव्स आ रही हैं उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे ले सकते थे, सपोज वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 0.25 मीटर, ठीक है, 0.25 मीटर है किसी की वेवलेंथ, और तुम चाहते हो इसका वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर विल बी इसको रिप्रेजेंट करेंगे न्यू बार 1/0.25, ठीक है, और मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, वेट, इट विल कम आउट टू बी 100 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 मीटर इनवर्स। समझ आया वेव नंबर, यस और नो? जीवांशु क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, इससे क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज के साथ तुम्हें कुछ एग्जांपल्स करके आने हैं, और वो एग्जांपल्स हैं 2.1 से लेकर 2.5 तक। एग्जांपल्स तुम्हें मुझे सेंड करने हैं, या तो ऐप डाउनलोड कर लो, तुम में से कुछ बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी तो प्लीज डाउनलोड प्रो साइंस ऐप, वहां पे होमवर्क आता है, अटेंडेंस आएगी, होमवर्क वहीं पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, जैसे जैसे क्लास होती जाएगी वीडियोस भी अपलोड होती जाएंगी बैच पे, ठीक है, तो तुम रिवाइज भी कर सकते हो उन वीडियोस से, ठीक है। मोबाइल ऐप प्रो साइंस एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, iOS अगर कोई यूज कर रहा है तो मुझे बता देना, मैं iOS के लिए भी ऐप बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी तुम्हारी क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम की परसों होगी सेम टाइम, ठीक है, और जो चैप्टर 1 कर रहा था उसकी कल होगी क्लास, ठीक है। जीवांशु और अनुष्का तुम्हारे चैप्टर 1 में बाद में कराऊंगा, थोड़ा टाइम बाद, ओके सर, ओके सर। बाकी मुझे बता देना, ठीक है। एग्जाम्पल 2.21, हाँ बोलो। फिर मतलब कल नहीं है, परसों क्लास है। हाँ परसों क्लास है, अगर ठीक कल है भी सर। रुकनी होगी क्लास तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा तुम्हें, जीवांशु और अनुष्का तुम दोनों को, ठीक है। ठीक है। हाँ कृष्ण मैं ऐड करूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे, मैं ऐड कर दूंगा।